हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके ऊपर 498A हो जाता है, 498A का नाम सुनते ही सबसे बड़ा डर क्या होता है? अरेस्ट, ट्रायल या पेरेंट्स और रिलेटिव्स का नाम FIR में आ जाना? कमेंट कीजिए, आप क्या सोचते हैं? जब 498A आपके ऊपर हुआ था तो आपने क्या सोचा कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ आपके साथ जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको करी? मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रुथ आज बताने वाला हूँ। 498A में असली लड़ाई हस्बैंड की नहीं होती, सबसे ज़्यादा नुकसान रिलेटिव्स का होता है। यानी आपके जो है बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, उनको इम्प्लिकेट कर दिया जाता है। बूढ़े माँ बाप इस ओल्ड एज में ट्रायल फेस करने जाएंगे, कोर्ट के अंदर धक्के खाएंगे। और दूसरा, जो आपके भाई है जिनका करियर इफ़ेक्ट होगा, या बहन है जिनका कोई आपसे लेना देना नहीं है, मैरिड सिस्टर इन लॉ, इन सब लोगों को भी इम्प्लिकेट कर दिया जाता है। तो मतलब जितना ज़्यादा नुकसान जो है वाइफ पहुंचाना चाहती है आपके ऊपर फॉल्स 498 डालने, वो उतना पहुंचाती है, क्योंकि आपका के रिलेटिव्स जो हैं वो अब इन्वॉल्व हो गए हैं 498 के केस में। सबको एक ही लाइन में डाल दिया जाता है। पति और उसके परिवार वालों ने, पति और इन लॉज ने, हस्बैंड एंड इन लॉज, ये कंप्लीट एक ही लाइन में सबका जो है नाम डाल दिया जाता है ऐसे केसेस में। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे जो है इन लोगों को जो है बाहर कर सकते, कौन कौन से इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, कैसे रिलीफ मिलता है हाई कोर्ट के द्वारा, और मैं आपको रियल लाइफ केस स्टडीज़ दूंगा कि जिनमें सबसे ज़्यादा रिलीफ रिलेटिव्स को मिला है, किन किन कोर्ट्स ने कहाँ दिया। ये मेरे 13 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटिव्स के लिए 498A फाइट करने का। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज मैं आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। दोस्तों, 498A में असली लड़ाई हस्बैंड की कभी भी नहीं होती है। असली लड़ाई होती है आपके पेरेंट्स की, जो आपसे कई बार अलग भी रहते हैं। आप वर्क लोकेशन में जाते हो, वाइफ के साथ शिफ्ट हो जाते हो, पेरेंट्स कभी रहे नहीं, फिर भी जो है पेरेंट्स को इम्प्लिकेट कर दिया जाता है। सिस्टर जिसकी शादी हो चुकी है, ब्रदर जो दूसरे शहर में कई बार काम कर रहा होता है, सबको एक ही लाइन में आज मैं आपको जो है लॉ बताऊंगा कि लॉ क्या कहता है। मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे हाई कोर्ट में रिलेटिव को बचाया जाता है, और कई बार फर्स्ट हियरिंग में ही ट्रायल रुक जाता है और पूरे परिवार। तो ग्राउंड रियलिटी समझिए, 498A कंप्लेंट कैसे बनती है। एक तो उसमें इमोशनल नरेशन होता है, जनरल और वेग एलिगेशंस बना दिए जाते हैं। उसमें लिखा होता है सब ने मिलकर हैरेसमेंट किया। कोई क्लियर रोल नहीं होता, हर एक का, पेरेंट का क्या क्लियर रोल है, कोई डेट टाइम स्पेसिफिक नहीं होती, कोई इंसिडेंट जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन FIR में क्या होता है, 5-7 लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं। कल मैं एक FIR पढ़ रहा था, उसमें तो पड़ोसियों के नाम भी डाल दिए थे FIR के अंदर। तो यहाँ तक जो है नौबत आ जाती है कभी कभी जब भी 498A की FIR होती। तो अब सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है? पुलिस जो है FIR रजिस्टर करती है, आप सब लोगों को नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, जिसमें आप सभी को, मतलब रिलेटिव्स और आपको मिल के पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता है। और फिर होती है चार्जशीट फाइल, और चार्जशीट में जो है सबके नाम डाल दिए जाते हैं। पुलिस जो है जानती है कि आपके रिलेटिव बेगुनाह है, आपके साथ नहीं रहे कभी, या क्लियर कट एलिगेशन नहीं है, फिर भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम डाल देती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट कब होती है? ट्रायल फेस करना पड़ता है। ट्रायल में पहली डेट पे ही मैजिस्ट्रेट आप सबको बोलता है कि बेल बॉन्ड और श्योरिटी लेके आओ जी पहले। तो यहाँ पे पूरे बूढ़े माँ बाप, आपकी मैरिड सिस्टर, ब्रदर, पूरे परिवार को कोर्ट जाना पड़ता है, साथ में किसी रिलेटिव्स को भी ले जाना पड़ता है श्योरिटी बन के। तो देखिए कितनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है जब भी 498A का केस होता है। तो ट्रायल चले ना चले, आप बेगुनाह साबित हो या ना हो, मेन एम्बैरेसमेंट तो हो ही गई कि आपके पूरे परिवार को घसीट लिया गया कोर्ट के अंदर। तो कितनी जो है शर्म की बात है। लोग वेट करते रहते हैं, सोचते हैं ट्रायल में ट्रुथ सामने आएगा, सच सामने आएगा और हम जीतेंगे। बट ट्रायल खुद ही जो है पनिशमेंट बन जाता है, क्योंकि कई साल लग जाते हैं और कई सालों तक आपके और पूरे परिवार को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं जब ट्रायल फेस करता है। तो ट्रायल फेस करना बहुत शर्म की बात है। ट्रायल फेस ना करना पड़े, वो उसकी कोशिश करनी चाहिए आपको। सबसे पावरफुल पार्ट बताता हूँ, लॉ आपके खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है हर रिलेटिव को मैकेनिकली ट्रायल में नहीं डाला जा सकता।
स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल देख लीजिए, गीता मेहरोत्रा की जजमेंट देख लीजिए, कहकसन कौसर की जजमेंट देख लीजिए, अभी नई नई जजमेंट आई है, दारा लक्ष्मी नारायण की जजमेंट है। ये सारी जजमेंट जो है आपके फेवर में है, रिलेटिव्स को जो है ये बाहर करती हैं। वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं होता जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी आजकल यही कहते हैं कि अगर रिलेटिव्स के खिलाफ एविडेंस नहीं है तो ट्रायल उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकता। पुलिस को भी इसमें जो है सेंसिटिव रहना चाहिए, कोर्ट्स को भी सेंसिटिव रहना चाहिए ऐसे मामलों में। आप जो है दूर दराज के रहने वाले रिलेटिव्स को 498A में इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। तो सबसे रेलेवेंट चीज़ क्या है फॉल्स 498A में, कि आपके एलिगेशंस वेग है, ऑफेंस कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ, और जब मिसयूज़ हो रहा हो लॉ का तब आप जो है सारी की सारी जो केस को ऑनेबल हाई कोर्ट में जाके क्वाशिंग के लिए एलिजिबल बना सकते हैं, और ऑनेबल हाई कोर्ट फिर अपना जो पूरा प्रोसेस चला के बाहर कर सकता है, क्वैश कर सकता है। अब मेरे 13 हाई कोर्ट्स का एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है अपने 12 साल के करियर में, वो सारा का सारा जो विद ऑर्डर्स मैंने सारी जो एक आर्टिकल आपके लिए लिखा हुआ है, तो ये आप आर्टिकल पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि किन किन टाइप के रिलीफ आप ले सकते हैं ऑनेबल हाई कोर्ट से, कौन से इंटरिम ऑर्डर ले सकते हैं, कौन से फाइनल ऑर्डर ले सकते हैं। ये पूरा मैंने स्ट्रैटेजी जो है एक आर्टिकल के थ्रू लिखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी चेक कीजिए वो आर्टिकल, तो आपको जो है नॉलेज मिलेगी कि कैसे जो है क्वाशिंग की प्रक्रिया पूरी चलती है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑलरेडी रिकग्नाइज करता है मिसयूज़ को, पर सवाल ये है क्या आप सही तरीके को यूज़ कर रहे हैं या नहीं। अब हम आते हैं असली स्ट्रैटेजी पे। केस को तोड़ना कैसे है, ये लॉयर का काम नहीं है, ये सर्जिकल एनालिसिस है। कंप्लेंट में देखें हमेशा बार बार सबने मिलकर ऐसे करके शब्दों का इस्तेमाल करा है कि सबने मिलकर मुझे जो है उत्पीड़ना दी, क्रूअल्टी करी। ये वेग इंडिकेटर्स हैं। कोर्ट क्या देखता है? स्पेसिफिसिटी, मतलब किसके खिलाफ क्या स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं वो कोर्ट देखता है। अगर आपकी एफआईआर या कंप्लेंट में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है रोल मैपिंग। हर एक्यूज के सामने लिखो एलिगेशंस क्या है, कब का है, किस कंटेक्स्ट में है। अगर आंसर ब्लैंक है ये क्वेश्चन का ग्राउंड है। कंप्लेंट में टाइमलाइन लॉजिकली बैठती है या नहीं। वाइफ कहती है हैरेसमेंट दिल्ली में हुआ, लेकिन हस्बैंड रिलेटिव उस समय बैंगलोर में था। कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। अगर एफआईआर में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, एक हमारे पास केस आए थे कैलकटा की एफआईआर थी, पुलिस बैंगलोर में हस्बैंड वाइफ रहते थे, पुलिस बैंगलोर कभी गई नहीं, हस्बैंड के खिलाफ जो एलिगेशन थे बैंगलोर के किए हुए थे, तो कैलकटा की ये एफआईआर की हुई थी। जो विटनेसेस थे वो भी कैलकटा के थे, कोई भी बैंगलोर गया ही नहीं पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने। तो यहाँ पे बिल्कुल वेग इन्वेस्टिगेशन ही वेग हो गई एक तरीके से, तो वहाँ पे वो एक क्वेश्चन का ग्राउंड हमें मिल गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स रहते जब भी आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेजिडेंस एंड प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। एक और है, अलग शहर में रहते थे आपके रिलेटिव्स, अलग शहर में है, अलग उसमें है। सिस्टर जो है आपकी मैरिड है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ कई सालों से जी रही है। आपका ब्रदर जो है अलग रहता है और वो भी मैरिड है। तो कोर्ट पूछता है, फिर एक सवाल होता है कि डेली हैरेसमेंट कैसे हो पाया अगर ये सब अलग अलग रहते थे और वाइफ ने कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं लिखा कि इन्होंने आके हैरेसमेंट किया, घर आते थे, इस डेट पे आए, इस टाइम पे आए और हैरेसमेंट किया। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी मिसिंग है। और दूसरा जो है डेली हैरेसमेंट कैसे हुआ, कोर्ट के अंदर ये सवाल उठता है। अब देखिए ड्राफ्टिंग से भी पता चल जाता है, कई बार कॉपी पेस्ट ड्राफ्टिंग होता है। हस्बैंड एंड इन लॉज, हस्बैंड एंड इन लॉज, हर सेंटेंस में हस्बैंड एंड इन लॉज बिल्कुल सेम करके लिखा जाता है। कोई भी ऐसा नहीं रोल दिखाता कि मेरे ससुर ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी ननद ने ऐसा किया, ऐसे करके कोई एलिगेशन नहीं है आपके, तो आपका केस क्वेश्चन लायक होता है। इसलिए आपको तभी जो है कॉपी पेस्ट ड्राफ्टिंग अगर आपके केस में है तो चेक कीजिए कि ये जो है केस आपका क्वेश्चन लायक है या नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है इंटरिम स्टे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन में भी टाइम लग सकता है, 1 से 1.5 साल है। ऐसे में अगर आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं और आपको जो है हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, ट्रायल अटेंड करना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन फाइल करना इतना इनफ नहीं होता, स्टे लेना जो है रियल गेम होती है। स्टे लीजिए। स्टे में हाई कोर्ट क्या देखता है, प्राइमा फेसी अगर एलिगेशन वेग है, रोल्स मिसिंग है, रिलेटिव डिस्टेंट है,
कोर्ट स्टे दे सकता है आपको। अब ऐसे में स्टे आपको मिलेगा, ट्रायल कोर्ट में जो अपीयरेंस है वो रुक जाएगी, संबंध प्रेशर का ख़त्म हो जाएगा, टाइम मिलता है आपको स्ट्रैटेजी बनाने में। और दूसरा की चीज़ ये होती है कि स्टे ऑन ट्रायल भी मिल सकता है आपको, या स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी होता है। बहुत सारे स्टे ऑर्डर के ऑप्शन है, तो मेरा आर्टिकल चेक कीजिए, उसमें जो है रियल केस स्टडीज़ हैं कि क्या क्या स्टे ऑर्डर कोर्ट दे सकता है रिलेटिव्स के केस में, वो ज़रूर पढ़िएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी हम 498A की क्वेश्चनिंग में जाते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं क्वेश्चनिंग के केस में, कि आप अपना एविडेंस दिखाना शुरू कर देते हैं। आप जो है हाई कोर्ट में एक तरीके से मिनी ट्रायल ही चला देते हैं कि अपना डिफेंस में चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए कि कोर्ट इस स्टेज पे आपका एविडेंस नहीं देखेगा, वो कंप्लेनेंट ने क्या केस बनाया है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, वो देखेगा। उस बेसिस पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन केस चलता है। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि कैसे जो है कोर्ट क्वेश्चन के लिए देखता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन पेरेंट्स ने आपको जो है पूरी ज़िंदगी दी और पूरा आपको रेज़ किया, उनको बाहर निकालना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने केसेस को लाइटली मत लीजिए और देखिए कि आपके केस में क्वेश्चन लाइक मटेरियल है या नहीं है, और चार्जेस फ्रेम होने से पहले क्वेश्चन के लिए जाइए, तभी जो है क्वेश्चन पॉसिबल होती है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।